So let us discuss about the bilge keel now. So before going into bilge keel, bilge है क्या? ये bilge word शिप कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे आता है? तो अगर शिप को आफ्ट में खड़ा होकर फॉरवर्ड की ओर देख रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड इन द ड्राई डॉक, तो आपको शिप का जो क्रॉस सेक्शन नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये साइड सेल है, ये आपका साइड सेल है, ये भी साइड सेल है, ये पोर्ट साइड है, ये स्टारबोर्ड साइड है। ये आपका फ्लैट बॉटम है, दिस इज फ्लैट बॉटम। Side cell and flat bottom is connected with a curved plate. Curved shape में प्लेट आता है, उससे कनेक्टेड होता है। So this curved area on both sides are called the bilge area. शिप कंस्ट्रक्शन में इस एरिया को बिल्ज एरिया कहा गया है। अब बिल्ज कील एज द नेम सजेस्ट कि बिल्ज से रिलेटेड है, तो मीन्स बिल्ज एरिया में लोकेटेड होगा। तो लोकेशन की अगर बात की जाए बिल्ज कील की, तो बिल्ज वाले एरिया में लोकेटेड होगा और ये शिप साइड में लोकेटेड होगा। तो कुछ आप ऐसा समझ लीजिए, ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो ये बिल्ज कील है। दिस प्लेट इज रनिंग फॉरवर्ड एंड आफ्ट डायरेक्शन में। अब इसकी जो डायमेंशन होती है, ये जो डायमेंशन है, ये कभी भी शिप का जो ये साइड सेल है, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं नीचे की ओर और बॉटम प्लेट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको यहाँ एक्सटेंड करते हैं, इसके विदिन होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। इसकी फिटिंग ऐसे की जाती है सो दैट इट इज दिस बिल्ज कील प्लेट इज विदिन द वर्टिकल लाइन drawn straight from the outermost part of the shell of the side shell and bottommost part of the bottom plate, a horizontal line. So within that it should be constructed. तो पोजीशन आप समझ गए, पोजीशन हो गया। पहला चीज लिखेंगे बिल्ज एरिया में होता है शिप में। दूसरा well within the vertical line drawn
from the outermost part of side cell and the horizontal line drawn from the bottommost part of bottom plate, flat bottom plate. इसके पीछे का रीजन है, रीजन बिहाइंड दिस इज आपके लिए शिप का वेट when you are sailing is this much. अगर ये इस वाले विड्थ से ज्यादा होता, बाहर निकला होता, तो अंडर वाटर वो कहाँ टच करता पता नहीं था, तो डैमेज आपका होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती अगर ये बाहर की ओर होता। तो अगर ये बाहर निकला होता, शिप आपका सेल कर रहा है या नहीं, तो आप जब पोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो सिर्फ शिप के विड्थ से ये एक्सटेंडेड ये बाहर रहता पार्ट, तो किसी चीज से टकराने की चांसेस बढ़ जाती और डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। इसलिए इसको विदिन, इन दोनों लाइंस के विदिन रखा जाता है। तो रीजन हो गई टू safeguard from the damage। ये तो हो गई लोकेशन। नाउ किस पर्पस से इसे लगाया जाता है, क्या पर्पस है, पर्पस को समझिए। पर्पस, वेसल जब रोल होता है तो रोलिंग को ये डैम्पेन करता है, तो डैम्पेन द रोलिंग। अब ये कैसे करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोल को, जो रोलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, रादर वी शुड से रोलिंग फ्रीक्वेंसी, अप्रोप्रिएट वर्ड, रिड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता है तो स्मूथ रोलिंग होती है। तो ये दोनों तो मेन पर्पस हो गया, बट इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि शिप का जो स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड विच इज रनिंग फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट, इसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है सो दैट मिनिमम ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ वाटर ऑन द शिप शुड बी मिनिमम। लेकिन ये क्या है, एक उस स्ट्रीमलाइन को डिसरप्ट करता है, स्ट्रीमलाइन जो कंस्ट्रक्शन है उसको अपसेट करता है, तो इट अपसेट्स
the streamline profile of the hull, क्योंकि वाटर को दिस बिल्ज कील प्लेट ऑल्सो इज कटिंग थ्रू, ये कट करने की वजह से वहां पे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो डिस्टर्ब होता है एंड ईडी करंट फॉर्म होता है। ठीक है, ईडी करंट बनता है। अब ईडी करंट क्या है? ईडी करंट इज रोटेटिंग करंट। अगर वाटर रोटेट होने लगा तो ये ईडी करंट हो गई। स्ट्रीम लाइन क्या है? एक लाइन में फ्लो हो रहा है, दिस इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, अगर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है। बट जब इसमें ईडीज हो गए तो ये टर्न भी हो गया, रोटेट भी होने लगा पानी। So because of this ED formation, friction force of water on hull increase हो जाता है। मतलब पार्ट ऑफ द थ्रस्ट एनर्जी जो आप थ्रस्ट दे रहे हो शिप को थ्रू प्रोपेलर, वो इसको ओवरकम करने में चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। शिप आगे की ओर मूव हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, तो ये शिप के स्पीड को रिड्यूस करेगा। सो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग the maximum power which you are getting from the thrust of the propeller. But इसका इफेक्ट इतना कम होता है एंड रोलिंग को डैम्पन करने में जो एडवांटेज है वो इसके फ्रिक्शनल फोर्स जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम लोग बिल्ज कील को कंस्ट्रक्शन में, शिप कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। Means bilge keel is having more advantage to dampen the rolling than the little bit increase in the friction force on the ship. So that is the reason we still go ahead with providing the bilge keel in the hull of the ship. अब हम लोग इसकी बात करते हैं कैसे ये डैम्पन करता है, हाउ डज इट डैम्पन। अब मैं बिल्ज कील प्लेट को ये पोर्ट साइड इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। पोर्ट साइड का प्लेट है, ये स्टारबोर्ड साइड का प्लेट है और ये हल से कनेक्टेड है। मैं हल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लेट बना रहा हूँ, ये प्लेट बना रहा हूँ, बट आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हल से कनेक्टेड है। शिप आपका शिप is rolling this side, this way, clockwise. इंटायर शिप का हल भी आपको उसी ढंग से रोल होगा। अब ये रोल हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स इसमें एक शिप के स्ट्रक्चर पे एक टॉर्क क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से शिप पूरा रोटेशनल मोशन में आ जाता है, रोटेशन मोशन में थोड़ा सा आ जाता है, जब तक कि वो टॉर्क जीरो ना हो जाए और रिवर्स टॉर्क उसको सुपरसेड करके फिर वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ले आए। तो शिप इसी वे में रोलिंग होता है। तो अभी हम इस केस को लेते हैं कि शिप का रोलिंग मोमेंटरीली इस डायरेक्शन में टॉर्क सी की वजह से बढ़ गया, तो शिप आपको इस डायरेक्शन में रोल हो रहा है। तो ये प्लेट भी आपकी इस डायरेक्शन में
मूव करेगा क्योंकि शिप के हल के साथ लगा हुआ है। ये प्लेट भी इधर की ओर मूव करेगा। अब इसके कांटेक्ट में वाटर है, ऊपर और नीचे दोनों वाटर है, तो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उधर के वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, मतलब अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो पीछे की ओर वैक्यूम क्रिएट करेगा, राइट, क्योंकि प्लेट सॉलिड है ना। तो ये इतना मूव कर गया बट उतना वॉल्यूम को, स्पेस को एम्प्टी छोड़ दिया, तो आउटसाइड से मतलब अदर साइड से पानी यहाँ पे आएगा, तो प्रेशर यहाँ भी जनरेट होगा बट दैट विल बी स्मॉलर प्रेशर। अब इसमें आइए, यहाँ ये वाला प्लेट ऊपर की ओर जा रहा है तो पानी को ये ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, तो प्रेशर आपका यहाँ इंक्रीज हो गया। और ये इसका लीनियर साइड हो जाएगा इस तरफ से, इधर से स्मॉल प्रेशर प्रेशर कम होगा, तो नेट फोर्स इस वाले प्लेट पे नेट फोर्स किधर की ओर जनरेट होगा, प्रेशर की फोर्स क्या होता है, फोर्सेस प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया ऑफ द प्लेट तो फिक्स है, नेट प्रेशर विल बी दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, तो एक नेट प्रेशर इधर मिल जाएगा, तो मींस फोर्स आपका ये इस डायरेक्शन में होगा। तो एक नेट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, इस प्लेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इस वाले में इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, क्योंकि नेट प्रेशर इस डायरेक्शन में ज्यादा है, बिगर प्रेशर देन स्मॉलर प्रेशर माइनस किया तो बचा, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो ये फोर्स एक यहाँ मिलेगा। तो ये वाला फोर्स इस प्लेट को नीचे की ओर पुश करेगा और ये वाला फोर्स इसको ऊपर की ओर पुश करेगा, तो ये एक टॉर्क क्रिएट कर देगा। आपका सी से जो टॉर्क मिला, वो अगर टॉर्क सी से मिला जिसकी वजह से रोलिंग शुरू हुई इस डायरेक्शन में, अब ये बिल्ज कील की वजह से जो आपको टॉर्क मिला वो इसके उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ये उसको उधर पुश कर रहा है, ये इसको उधर पुश कर रहा है, तो ये साथ में ऐसा घुमाएगा। तो ये टॉर्क अगर मैं बोल दूं बिल्ज कील की वजह से है, तो अब नेट टॉर्क जो इसको रोटेट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, बिल्ज कील। तो नेट टॉर्क आपका अब घट गया, तो नेट टॉर्क घट जाएगा तो रोल का जो एम्पलीट्यूड है, रोलिंग एम्पलीट्यूड आपको रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जिस लेवल तक जाता, अगर बिल्ज कील नहीं होता तो हो सकता है ये 20 डिग्री तक रोल करता, लेकिन बिल्ज कील की वजह से जो रिवर्स टॉर्क क्रिएट कर रहा है तो नेट टॉर्क घट गया, 10 डिग्री आपको रोलिंग हुआ। इस वे में आप समझ लीजिए, तो इस वे में ये रोलिंग को डैम्पेन करता है। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वाज सेइंग। अब 10 डिग्री ही आपका रोलिंग हुआ, ठीक है। जब 10 डिग्री ये आ गया, 10 डिग्री रोटेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपका ये टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि सी का जो इम्पैक्ट था, सी वेव चेंज हो रहा है, सी इस तरफ भी आपको रोल करने ये करेगा बिकॉज ऑफ वेव। रोलिंग में यही होता है ना, एक बार इधर आ गया, एक डायनेमिक मोशन में आ गया, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर और कील की वजह से फिर ये स्टॉप हो जाएगा, फिर वो उल्टा डायरेक्शन में रोल करेगा। बट ये पार्ट जब इफेक्टिव, जब ये उल्टा जब घूमना या घूमने की टेंडेंसी होगी, तो यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब जब वापस लौट रहा है
तो ये वाला फोर्स, ये प्रेशर आपका नीचे से जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ऊपर से जो प्रेशर है वो घट जाएगा। यहाँ भी ऊपर की, क्योंकि वाटर ऊपर से आ रहा है तो ये वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो नेट फोर्स अब क्या होगा, आपको इधर की ओर मिलेगा और आपको इधर की ओर मिलेगा। तो इसका टॉर्क अब इधर की ओर होगा। वेव का टॉर्क अब रिवर्स हो गया है। वेव का टॉर्क अगर हम डिफरेंट कलर से दिखा दें, वेव का टॉर्क में अगर ऐसा दिखा दो सी की वजह से, अब रिवर्स हो गया है। तो इस केस में ये वाला इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि अब इनकी वजह से, येलो वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये येलो फोर्स रिवर्स हो गया है। इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में है, वेव की वजह से टॉर्क इधर है, तो नेट टॉर्क फिर से वो रिड्यूस कर दिया। तो ये जो रोलिंग होगी, एक तो एम्पलीट्यूड घट गया, दूसरा उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बड़ा हो गया। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है एक एंड से जब दूसरे एंड तक रोल किया और यहाँ से फिर उसी जगह जब वापस आया, तो इसमें जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ, वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको थोड़ा सा ये समय को बढ़ा दिया, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को इंक्रीज कर दिया। तो आपका रोलिंग फ्रीक्वेंसी एक तो डिक्रीज हो गई और स्मूथ रोलिंग हो जाएगा। रोलिंग अब उतना स्टिफ नहीं होगा। स्टिफ रोलिंग इज like this stiff, but when it is slow rolling, so this is the way the bilge keel works. अब इसके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आते हैं, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड और कैसे अटैच्ड होता है हल से। ये कट करके हम लोग दिखा रहे हैं।
ये देखिए रेड वाली प्लेट इस एरिया में वेल्डेड है, इस बार से, जो व्हाइट वाली जो बार है ना, दैट इज कनेक्टेड टू योर साइड सेल से कनेक्टेड है, साइड सेल पे वेल्डिंग यहाँ है। तो पहले साइड सेल पे एक बार कनेक्टेड होता है, बार को वेल्ड किया जाता है, विच इज इंक्लाइंड ऑन योर सिप साइड हल से एक एंगल पे होता है, ठीक है। अब उस वाले बार के ऊपर ये जो प्लेट है, ये जो बाहर जो प्लेट दिखा रहे हैं रेड कलर की, वो वाली प्लेट वेल्डेड होती है, यहाँ पे उसकी वेल्डिंग होती है, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ आपको एक व्यू है, सामने से देख रहे हो इसलिए सिर्फ एक जगह पे नजर आ रहा है, बट व्हेन यू गो ऑन, जब ड्राई डॉक में शिप में देखेंगे तो नीचे से भी देखिएगा तो बिल्ज का जो प्लेट है, नीचे से भी वेल्डिंग होगी, ऊपर से भी वेल्डिंग होगी। नाउ अब ये बिल्ज की, दो वी हैव केप्ट विद इन द शिप्स बॉडी के अंदर, शिप का अगर रेक्टेंगुलर बॉडी खींच दी जाए, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया जाए, उसके अंदर रखा गया है, उसका लेंथ उससे बाहर नहीं जाने दिया गया है, फिर भी ये डैमेज होने की चांस होती है। कहीं टच कर गया, रोलिंग में टच कर गया, जब आप बर्फ कर रहे हो रोलिंग में टच हो गई, ड्राफ्ट कम था नीचे टच हो गया, तो चांसेस है कि ये डैमेज हो। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि अगर ये डैमेज होता भी है तो मेरा साइड सेल आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर साइड सेल डैमेज हो गया तो शिप की वाटर टाइट इंटीग्रिटी खत्म हो गई, वहां से पानी जाने लगेगा, राइट। तो ये ना डैमेज हो, साइड सेल डैमेज ना हो। अगर मैं इसे लिख दूं कि ये साइड सेल है आपका, ओके, और ये बार है और उसके साथ एक बल्ब प्लेट वेल्ड कर दिया गया। अगर आप साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको, ये देखिए इस टाइप से आपको नजर आएगा, ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गई, ये वेल्डेड, ये वाली रेड वाली प्लेट है, ये रेड वाली प्लेट है, और ये ऊपर वाली बार है। ये बार का थिकनेस ज्यादा होगा, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी देन दिस, इस रेड वाली प्लेट से बार की थिकनेस ज्यादा होगी। हाँ तो ठीक है, मुझे अवॉइड करना है कि अगर इन केस ऑफ डैमेज कोई इसमें इम्पैक्ट होता भी है कहीं ग्राउंडिंग के केस में, तो हमारा सिप साइड सेल जो है उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर टाइट इंटीग्रिटी लूज कर देंगे, पानी शिप के अंदर आने लगेगा। तो हम लोग ये जो वेल्डिंग है, ये जो रेड वाला प्लेट जो बार पे वो जो वेल्ड किया है, इसको वीक बनाते हैं, ये थोड़ा वीक रहता है देन दिस वेल्डिंग, जो सिप साइड से कनेक्टेड, जो साइड सेल से के साथ वेल्ड किया गया है। यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ये साइड सेल के साथ वेल्डिंग है, साइड सेल पे वेल्डिंग है। और ये वाला जो है आपका बार और कील, बिल्ज कील प्लेट के बीच का है, बिल्ज कील प्लेट के बीच में वेल्डिंग की गई। तो ये वाली वेल्डिंग को हम लोग वीक रखते हैं, ये वाली वेल्डिंग को थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो जब भी कभी अगर ग्राउंडिंग हुआ तो ये जो वेल्डिंग है वो टूट जाएगा और आपका सिप साइड सेल सेफ रहेगा। So this is one way of constructing
और फिक्सिंग द बिल्ज कील प्लेट। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा, एक हम ये कर सकते हैं, ये जो ऊपर जो कंटिन्यूअस वेल्डिंग है साइड सेल प्लेट के साथ बार का, उसको कंटिन्यूअस न रख के मैं गैप दे देता हूँ और बीच में स्कैलप छोड़ देता हूँ, स्कैलप। और इसको एज यूजुअल इसके साथ वेल्ड कर देते हैं, तब आपका ये वेल्डिंग भी वीक हो जाएगा, राइट। साइड सेल के साथ जो बार कनेक्टेड है उसकी वेल्डिंग भी वीक हो जाएगी। मैं भी डायग्राम बनाता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ये जो रेसेस हम छोड़ रहे हैं वो स्कैलप के लिए। आप जब ड्राइंग बनाएंगे इसको राउंड कॉर्नर दिखाएंगे, कभी भी शार्प नहीं दिखाने का। ये बार है आपका, अब बार के ऊपर आप प्लेट डालेंगे। अब यहाँ पे ये वेल्डिंग होगा, फिर यहाँ पे वेल्डिंग होगा, फिर यहाँ पे वेल्डिंग होगा। सिप साइड, ये जो वेल्डिंग है साइड सेल एंड
बार, ये जो फ्लैट बार है जो स्कैलप शेप का बनाया गया है, वेल्ड को वेल्ड पूल भी बोलते हैं। अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड लीजिएगा तो वेल्ड पूल भी बोलते हैं इसको। तो ये वेल्डिंग यहाँ की गई है, यहाँ की गई है, यहाँ ये जो स्पेस है वो गैप है, ये गैप है। जैसे लाइटनिंग होल होता है उसी ढंग का समझ लीजिए, ये हल और इसके बीच में, बार के बीच में गैप है। ये जो एडिशनल जो लेस थिकर प्लेट लगाया गया वो है, ठीक है, वो इसके साथ बार के साथ वेल्डेड है। बार इज थिकर देन दिस। तो ऐसे करके हमने क्या अचीव कर लिया, इनकेस अगर कभी इसका इम्पैक्ट होता है किसी भी ग्राउंड से, तो पहले तो ये वीकर वेल्डिंग होने की वजह से ये टूटना शुरू होगा, रप्चर होना शुरू होगा, क्रैक होना शुरू होगा। अगर इम्पैक्ट और भी ज्यादा है, ज्यादा सीवियर है, तो ये तो छोटे छोटे एरिया में ऊपर वेल्डिंग किया गया है आपके साइड सेल के साथ, तो हो सकता है एक एक वेल्ड क्रैक होना शुरू हो, तो आपका हल बच जाएगा, हल में कोई डैमेज नहीं होगा। So this is the second way of welding the bilge keel plate with the side shell. Now third important point in this is, जहां पे ये जो बार कनेक्ट हो रहा है हल के साथ, साइड सेल के साथ, वो जहां कनेक्शन है वो शार्प कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कर्व्ड और स्मूदन आउट, राइट। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है कि आप हल के ऊपर आप एक डबलर प्लेट लगाते हैं, डबलर प्लेट। और वो जो बार की जो पोर्शन है, बार के एंड को कर्व, एज को स्मूदन आउट किया जाता है लाइक दिस, और यहाँ पे स्कैलप प्रोवाइड किया जाता है। और इस वाले प्लेट के साथ आपका बिल्ज कील का जो प्लेट जो रहता है वो डाला। अब जो आपकी जो वेल्डिंग है, देखिए इस एरिया में अब स्मूथ हो गया, ये एज भी स्मूथ हो गया, ये जो है आपको शार्प टर्न नहीं है, 90 डिग्री चेंज नहीं है इसके बीच में, बट एंगल धीरे धीरे ग्रेजुअली स्मूथ होके चेंज हो रहा है, तो ये आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन को बचाएगा, राइट। तो ये डबलर प्लेट के ऊपर एंड ऑफ द डबलर प्लेट आपका वेल्डेड होता है साइड सेल के साथ, और उसके ऊपर एंड ऑफ द बार इज वेल्डेड। ये वाला पोर्शन जो है
ये साइड सेल के साथ ही वेल्डेड है, बट एंड का पोर्शन to avoid stress concentration due to sudden change in डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग एरिया लाइक 90 डिग्री, तो उसके लिए हम लोग इसको स्मूदन कर देते हैं, स्मूदन, सो इट इज दिस वे, सॉरी, वी आर स्मूदनिंग इट आउट लॉन्गर। तो ऐसी अटैचमेंट बनाई जाती है। डबलर प्लेट आपका साइड सेल के साथ है, अटैच टू साइड सेल, वेल्डेड है। तो इस एंड पे भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा और वेल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा ड्यू टू वाइब्रेशन एंड ऑल। तो होपफुली आप बिल्ज कील के कंस्ट्रक्शन को आप समझ गए, कैसे बनाना है, क्या करना है। जो भी पार्ट कनेक्टेड है हल के साथ उसकी वेल्डिंग वीक होनी चाहिए, जो पार्ट बार के साथ कनेक्टेड है उस नहीं, जो हल के साथ कनेक्टेड है वो स्ट्रांग होता है और जो बार के साथ कनेक्टेड होता है वो वीक होता है। बार के साथ कनेक्टेड वाला स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि आपका बार का थिकनेस ज्यादा है, तो वेल्डिंग का थिकनेस भी वहां ज्यादा होगा। ये वाला प्लेट के साथ यहाँ इसकी थिकनेस कम है, तो वेल्डिंग की थिकनेस कम होगी, तो वीकर होगा। तो पहले जब भी कभी इम्पैक्ट आएगा तो पहले आपको बाहर वाला प्लेट का वेल्डिंग टूटेगा, तो आपका इनर जो बार है जो साइड सेल के साथ कनेक्टेड है वो बच जाएगा। उसको और भी वीक करने के लिए, कि इन केस अगर इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो कि ये तो क्रैक हो गया, उसके बाद उससे ज्यादा इम्पैक्ट था, तो हमने स्कैलप वाला सिस्टम बना दिया। यहाँ गैप दे दिया इतना, यहाँ छोटा एरिया में वेल्डिंग, यहाँ छोटा एरिया में वेल्डिंग है विद द बार प्लेट एंड हल में साइड सेल। तो जब इम्पैक्ट होगा, अगर ये इसके बियॉन्ड अगर इसमें चला गया तो यहाँ से भी वेल्डिंग क्रैक होगा, बट इट विल नॉट डैमेज द साइड सेल एंड शिप्स का वाटर टाइट इंटीग्रिटी मेंटेन होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीजें। इन केस ऑफ एनी डाउट, write in the comment box.